जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कल के टॉपिक में हम जो डिस्कशन कर चुके हैं वो इससे पहले आपको याद होगा कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, मतलब बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड, और उसमें हमने वो आपकी कि आप 11 बजे तो 11 बजे आप 12 बजे सही कोई न्यू बैच हुआ फिर सीधा नहीं क्या 11 बजे के टाइम में सही आपसे पूछी का फिर मैंने टेंशन तो तो मैं आपको कम्युनिकेट करना तो मैंने एक क्या था कि मैं इसको कम्युनिकेट करते हैं आप नहीं ठीक हो टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्ट किस टाइम पे और किस प्लेस पे परफॉर्म किया जाएगा, किस वक्त किस जगह कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है वो है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए कोई वक्त मुकर्रर ना किया गया हो, आप देखिए वो सर्कमस्टांस में आगे लिखा हुआ है ना, नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया था, अच्छा, और प्रॉमिसर ने भी ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दूंगा इवन विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। क्या मतलब इसका कि इवन विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, मतलब अगर प्रॉमिसी अप्लाई ना भी करे, मुझे ना भी कहे कि मैं अपना पार्ट परफॉर्म करूं, इवन देन मैं परफॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की बात हुई हो, दो चीज़ें अब आगे कौन कौन सी बोली, टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं है और प्रॉमिसर ने भी ये कह रखा था कि मैं परफॉर्म कर दूंगा इवन प्रॉमिसी अप्लाई ना भी करे, तो इस सूरत में फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को कब परफॉर्म किया जाएगा? तो जवाब देख लें, जो इससे मुतालिक रूल है वो कहते हैं विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फिर प्रॉमिसर परफॉर्म करेगा विद इन अ रीजनेबल टाइम, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर इसको परफॉर्म किया जाएगा। सवाल ये है कि रीजनेबल टाइम किसे कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि रीजनेबल टाइम वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस, यानी हमेशा हम क्या देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का सर्कमस्टांस देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की नौइयत देखेंगे, उसके मुताबिक हम डिटर्मिन करेंगे कि यहाँ पे रीजनेबल टाइम क्या है। ठीक हो गया? जैसे एग्जांपल देखें, काफ़ी अच्छी एग्जांपल जो यहाँ पर लिखी हुई है कि एक शख्स ने इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के लिए फ्लैग बनाने के लिए किसी को ऑर्डर प्लेस किया था। तो बस उसने इतना ही कह दिया, यार तूने मुझे फ्लैग बना के देना, और कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया। तो आप मुझे बताएं, अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं भी किया, कोई दिन मुकर्रर नहीं भी किया, तो आप बता दें फिर ये जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी फ्लैग का बना के दिया जाना, तो ये कब वो करेगा? जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंस डे से पहले पहले ही करेगा ना। ये तो नहीं कि इंडिपेंडेंस डे गुजर जाए और फिर वो कहे ले जी आपका फ्लैग आप सेलिब्रेट करें आपकी आज़ादी। तो इसलिए वो कहते हैं एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए। एक पॉइंट डन हो गया। अच्छा, फिर दूसरा है कि सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। मतलब ये
कि प्रॉमिसर ने ये तो वादा कर लिया है कि मैं अपना प्रॉमिस इस दिन परफॉर्म करूँगा, ठीक हो गया, मतलब टाइम स्पेसिफाई हो गया है, कोई ना कोई वक्त मुकर्रर हो गया है, मतलब तारीख मुकर्रर हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन प्रॉमिसर ने ये अंडरटेक किया था कि विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी मैं ये परफॉर्म करूँगा, ठीक है। द प्रॉमिसर हैज़ अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। दो चीज़ें आ गई, पहली चीज़ क्या आ गई, टाइम स्पेसिफाइड है, और दूसरा प्रॉमिसर ने ये भी कह दिया था कि ठीक है प्रॉमिसी अप्लाई ना भी करे तो मैं परफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तय हो गई थी। तो अब हम देखते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कब परफॉर्म किया जाएगा, जबकि टाइम भी स्पेसिफाइड है। तो इसका आंसर खासा आसान है कि यकीनन उसी टाइम पे परफॉर्मेंस की जाएगी ना, मतलब उसी डेट पे परफॉर्मेंस की जाएगी जो डेट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए तय की गई थी। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि जो यूजुअल बिजनेस वर्किंग आवर्स हैं उन्हीं के दौरान। अब यूजुअल बिजनेस वर्किंग आवर्स कौन से होते हैं? एक तो वैसे ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पे आप ये कह लें कि 8-9 बजे से लेके कोई शाम 5-6-7 बजे तक यही यूजुअल वर्किंग बिजनेस आवर्स बनते हैं, ठीक हो गया। तो इसी टाइमिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की जाएगी। ऐसे ही अच्छा, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने गुड्स डिलीवर करने का वादा किया था और उसने कहा था कि मैं 7 तारीख को गुड्स डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। तो भाई गुड्स डिलीवर 7 तारीख को ही करें, लेकिन वक्त का ख्याल रखते हुए। ऐसा नहीं कि रात के 3 बजे आप आ जाएं, बेल दें और कहें जनाब ओ भाई उठो तुम्हारी गुड्स आ गई हैं। सो ये इसका मतलब है मुनासिब नहीं है, ठीक है, कानून के मुताबिक ये नहीं है। अच्छा, वैसे भी रात 3 बजे अगली डेट आ चुकी होगी 12 बजे के बाद ना ये चीज़। चले अगर आप 7 बजे ले 7 तारीख ही लें, ठीक है, तो 6 की रात गुजरने के बाद अगर आप अगला दिन हो चुका है, मतलब डेट हो चुकी है, लेकिन रात को 3 बजे, तो ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये यूजुअल वर्किंग बिजनेस आवर्स नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर उसने लिखा हुआ है यूजुअल वर्किंग बिजनेस आवर्स, ठीक है, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। तीसरा पॉइंट, सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड एप्लीकेशन टू बी मेड। इसका मतलब गैस करें जरा, सिर्फ हेडिंग से अंदाजा लगाएं कि वो क्या कहना चाहता होगा। ये जो कैप्शन दिया हुआ है, डे भी स्पेसिफाइड है, और प्रॉमिसर ने ये कहा कि प्रॉमिसी अप्लाई करेगा तो मैं परफॉर्म करूंगा, यानी काइंड ऑफ वो मुझे पहले कहे, ठीक है, तब जाके मैं अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा। समझ आ गई? ओके, ज़रा एग्जांपल देख लें इसकी, ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। वो केक ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, इससे पहले कि आपका भी केक का वर्ड पढ़ के तो योर माउथ बिगिंस वाटरिंग। वो हाँ, वो केक वाली एग्जांपल जो थी वो एक दफ़ा पहले भी आ चुकी है, लेकिन वो किसी और प्रोविजन में थी। वो पता किस में थी? वो एग्जांपल जो हमने तब पढ़ी थी वो ये थी कि बर्थडे जो है गालिबन 17 को है और 15 को केक दे देता है, ठीक है, तो वो वाली थी। वो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस में वो पॉइंट हमने पढ़ा था। समझ आ गया ये वाला? अच्छा, इसके बाद है कि अच्छा ये टाइम वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक है, 2 टॉपिक्स थे ना, टाइम और प्लेस। तो टाइम वाला हो गया, अब प्लेस वाला आ गया। कॉन्ट्रैक्ट को किस प्लेस पे परफॉर्म किया जाएगा? तो उसमें पॉइंट है नो प्लेस फिक्स्ड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। मतलब एक तो प्रॉमिसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए प्लेस फिक्स नहीं की गई कि किस जगह कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करनी है आके प्रॉमिसर ने, और ऊपर से the promise is to be performed without application by the promisee, यानी promisee अप्लाई ना भी करे तो भी प्रॉमिसर ने परफॉर्म करना है। तो सवाल पैदा होता है कि जनाब फिर किस जगह पे करना है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस? तो इसमें रीजनेबल प्लेस के ऊपर परफॉर्मेंस की जाएगी, ठीक है। एक तो ये है कि ये प्रॉमिसर की ड्यूटी है कि वो फिर प्रॉमिसर से कहे
कि आज मुकर्ररा दिन आ चुका है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। लिहाजा मैं आपसे कह रहा हूं, मैं मतलब कौन, प्रॉमिजर आपसे कह रहा हूं प्रॉमिजी को, कि आप बताएं कि किस प्लेस पे मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूं। फॉर एग्जांपल अगर गुड्स डिलीवर करनी थी तो वो पूछ ले कि जी गुड्स मैं डिलीवर कहाँ करूं, जो जगह आप मुझे बताएंगे मैं वहां जाके गुड्स डिलीवर कर दूंगा। जी बताइए, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर है प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रॉमिजी। तो इसका मतलब है कि मैनर, आप एक काम करें अगर आप आसानी चाहते हैं तो ये जो हेडिंग के अंदर लिखा हो ना प्रिस्क्राइब्ड, इससे ऊपर लिख लें मैनर, ठीक है। मैनर, वे, अंदाज, तरीका। अब टाइम वाला टॉपिक भी हो गया, प्लेस वाला भी हो गया, अब एक नया टॉपिक आ गया। कौन से वाला? मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या मतलब होता है मैनर का? यानी कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह, किस अंदाज, किस मैनर में परफॉर्म किया जाएगा। तो उसमें उसने कहा कि प्रॉमिजी ने जो अंदाज और तरीका बताया हो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, प्रॉमिजर उसी तरीके के मुताबिक परफॉर्मेंस करेगा। मतलब प्रॉमिजर बाउंड हो जाएगा। फिर पहले मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, फिर यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वो उनकी तरफ आते हैं। एक छोटी सी मिसाल से आगाज़ करते हैं। मसलन प्रॉमिजर ने गुड्स डिलीवर करनी थी यहाँ इस्लामाबाद से कराची। अब कराची में प्रॉमिजी है, तो उस प्रॉमिजी ने कहा कि ये जो गुड्स आपने मुझे कराची में डिलीवर करनी है ना, तो ये आप बाय रोड ना भिजवाना, ये आप भिजवाना बाय एयर। सो क्या मैं कह सकता हूं कि ये प्रॉमिजी ने एक तरीका खुद बताया है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का? तरीका है ना कि आपने बाय रोड नहीं चीज़ें भेजनी, कैसे भेजनी है? बाय एयर। तो ये एक मैनर है जो स्पेसिफाई किया है किसने? प्रॉमिजी ने। ठीक हो गया। तो इसके मुताबिक भी परफॉर्मेंस करना होगी प्रॉमिजर ने। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब कुछ जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स, वो आपको बता दूं। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर देखें, ये भी मैनर में ही आता है। ये जितनी पॉइंट, ये एग्जांपल्स ये सारी मैनर्स में आ रही हैं जो आपने पढ़नी है, ठीक है। इनमें से मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे अगर दो पर्सन्स आपस में म्यूचुअली इंडेटेड हों, ये अल्फाज लिखे हैं उसने, म्यूचुअली इंडेटेड। क्या मतलब? इन्होंने एक दूसरे के पैसे देने थे। मिसाल के तौर पे ए ने बी का 1 लाख देना था और बी ने ए का 1,20,000 देना था। ठीक है। अब बजाय इसके कि ए 1 लाख दे बी को और बी बाद में 1,20,000 ए को दे, ठीक है, तो अगर ये कैसे ये चीज़ सेटल हो सकती है? जो डिफरेंस है वो पे कर दें आप। कैसे भला? कितना डिफरेंस है? 20,000 का। कौन किसे दे दे? बी ए को दे दे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक मैनर है, ये भी एक अंदाज है। इस तरह भी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो सकती है। बता दें, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जांपल नंबर 19 है ना, इसमें देखें उसने एक और मैनर लिखा हुआ है कि आज़म ओज, यानी आज़म मकरूज है, आज़म डेटर है। किसका? बाबर का। कितने पैसों का? 2,000 रुपए का। अच्छा, बाबर एक्सेप्ट्स सम ऑफ आज़म्स गुड्स इन रिडक्शन ऑफ द डेट। मिसाल के तौर पे 1,000 रुपये मालिक की गुड्स हैं, ठीक है, जो डेटर ने क्रेडिटर को दे दी हैं। वैसे डेटर ने अमाउंट ऑफ डेट कितनी पे करनी थी? 2,000। लेकिन अब क्या किया डेटर ने? क्रेडिटर को 1,000 रुपये मालियत की चीज़ें दे दी हैं जो कि क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर ली हैं, ठीक है, एज रिडक्शन इन द डेट। तो आप बताएं कि उस डेटर के जिम्मे कितनी अमाउंट ऑफ पेएबल है? 1,000। ठीक है। ये भी एक अंदाज है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का, ये भी एक मैनर है। ठीक हो गया जी? तो कहते हैं द डेट इज डिस्चार्ज, नहीं ये नहीं था, ऊपर वाला पॉइंट था। द डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑपरेट्स एज अ पार्ट पेमेंट।
तो ये जो गुड्स की डिलीवरी है ये पार्ट पेमेंट कंसिडर की जाएगी। अब डेटर ने क्रेडिटर को 1000 रुपये अदा करने हैं। ठीक हो गया? तो ये 20 या 21 आपकी स्टडी के लिए है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इन केस कोई क्यूरी हो तो फिर मुझे आप अभी पूछ लीजिएगा। फिर है जनाब फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स्ड टाइम। क्या मतलब इसका? लफ्ज़ों पे गौर करें। फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स्ड टाइम, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए एक टाइम मुकर्रर किया गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को उस टाइम पे परफॉर्म नहीं किया, तो इसे हम क्या कहेंगे? फेलियर टू परफॉर्म। ठीक है, एट फिक्स्ड टाइम। एक मिनट, बाज़ वक़्त क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए टाइम जो फिक्स किया गया था, ठीक है टाइम फिक्स है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा हो सकता है कि वो जो टाइम है, हो सकता है वो कोई एसेंशियल एलिमेंट ना हो कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब सिर्फ टाइम मुकर्रर किया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट को इस टाइम पे परफॉर्म करना है। मुमकिन है कि वो जो टाइम फैक्टर है वो कोई इतना एसेंस ना हो, एसेंशियल एलिमेंट ना हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ना हो। ठीक है, तो इस केस में लॉ ने कहा कि हम देखेंगे कि वो जो फिक्स्ड टाइम था कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए, अगर तो वो एसेंशियल एलिमेंट था, यानी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना उसी फिक्स टाइम पे ज़रूरी भी था, तो उसके बावजूद अगर परफॉर्म नहीं किया गया तो क्या नतीजा निकलेगा? और दूसरा एंड आप गेस करें क्या होगा? दूसरा इसका क्या होगा? ऑपोजिट, कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए जो टाइम फिक्स किया गया था वो जस्ट एक फिक्स टाइम तो था, लेकिन वो कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं था। तो अगर इस केस में कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टाइम पे परफॉर्म नहीं किया गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तो ये दो चीज़ें हैं। पहले हम बात करते हैं, भला गैस करें किसकी? यस, ठीक है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए टाइम मुकर्रर किया गया था वो एसेंस भी था, मतलब एक एसेंशियल एलिमेंट था। अब उसके बावजूद अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस उस वक्त पे नहीं हुई तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? एक मिनट, इससे पहले क्या आपको ये बताऊं कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो देख लें कि हमें मालूम कैसे होगा कि जो टाइम मुकर्रर किया गया था कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए वो एसेंस होता कब है और कब नहीं होता, हमें कैसे मालूम होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए जो टाइम फिक्स किया गया था वो एसेंस कब होगा? पहले इसका जवाब ले लें। कहते हैं अगर पार्टीज ने इंटेंशन के जरिए ये तय किया हो, खुद एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, कि ये जो टाइम हमने मुकर्रर किया है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए ये एसेंस है, तो अगर तो पार्टीज की इंटेंशन से ये पता चल गया हो। अब इंटेंशन दो तरह की, कौन सी वाली? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस इंटेंशन कैसी होगी? कि वाज़े तौर पे उन्होंने ये तय किया हो लफ्ज़ों के ज़रिए, यानी कहा गया था बोल के या लिख के, भाई ये जो टाइम फिक्स किया गया है ये एसेंस है, ठीक है, तो ये क्या है? एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड क्या होगा? हाँ, इम्प्लाइड ये होता है कि चाहे आपने वाज़े तौर पे मुंह से अल्फाज नहीं बोले ला या लिख के नहीं बताया, अलबत्ता सिचुएशन बता रही है, कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन बता रही है कि यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है? एसेंस है। आप सिचुएशन की एक मिसाल दे दूँ आपको। जैसे 17 तारीख को बर्थडे है, केक का ऑर्डर दिया हुआ है, आपने केक बनाने वाले को कुछ नहीं भी कहा किस चीज़ के बारे में, कि ये जो 17 तारीख है ये एसेंस है मेरे लिए। अगर आपने ये वर्ड्स नहीं भी बोले, उसके बावजूद जब केक ऑर्डर करते हुए आपने ये कह दिया कि 17 को बर्थडे है और केक आपने डिलीवर करना है, तो बस इतना कह देना काफ़ी है। ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बता रही है कि यहाँ पे टाइम एसेंस है। नहीं, अब 18 को केक देंगे तो वो थोड़ा सा आपसे एक्सेप्ट करेगा, मतलब द टाइम हैज़ लैप्स्ड, द टाइम हैज़ पास्ड। आप किस काम का?
आप समझ आ गई? तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि टाइम के एसेंस होने का तयन कैसे हम कर सकते हैं, या तो एक्सप्रेसली और या इम्प्लाइडली। एक्सप्रेसली का मतलब क्या है, वाज़ेह तौर पे लफ्ज़ों में आप बता दें, और इम्प्लाइडली का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो नौइयत है वो बता देगी आपको, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, सिचुएशन वगैरह से आप अखज़ कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो फिक्स्ड टाइम है ये क्या है, एसेंस भी है। आप समझ आ गए? अब आते हैं कॉन्सिक्वेंस की तरफ कि इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम व्हेन टाइम इज एसेंस। क्या पढ़ने लगे हम? जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए टाइम फिक्स किया गया था वो एसेंशियल भी था, उसके बावजूद प्रॉमिसर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को वक्त मुकर्ररा पे परफॉर्म नहीं किया, हालांकि टाइम एसेंस था। तो उसका कॉन्सिक्वेंस पता क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा? दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसी एग्रीव्ड पार्टी। मतलब कि प्रॉमिसी के पास दो ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताएं कौन से वाली। या तो वो इस डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ले। ये अल्फाज समझ आए? डिलेड परफॉर्मेंस क्या मतलब? यानी फिक्स टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, देर से किया। तो अगर देर से परफॉर्म किया है तो अब प्रॉमिसी जो कि एग्रीव्ड पार्टी है उसकी मर्जी है, चाहे वो डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो डिलेड परफॉर्मेंस को रिजेक्ट कर दे। आपको लफ्ज़ नजर आ रहा वॉइडेबल? ठीक है, ये इसको जरा हाईलाइट आप कर लीजिएगा। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी। तो वो डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिलेड परफॉर्मेंस को रिजेक्ट भी कर सकता है। इसीलिए लफ्ज़ लिखा हुआ ही मे रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। और वो सूट भी फाइल कर सकते हैं, किस लिए? ठीक है, ही मे सू फॉर द ब्रीच कॉज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस। डन हो गया? आगे चलें। नेक्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम व्हेन द टाइम इज नॉट एसेंशियल। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए टाइम मुकर्रर तो किया गया था, लेकिन वो टाइम फैक्टर एसेंस नहीं था, एसेंशियल एलिमेंट नहीं था। ठीक है, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम फैक्टर नहीं था। हाँ, फिक्स कर लिया था उन्होंने। तो इस केस में अगर प्रॉमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट को मुकर्ररा वक्त पे परफॉर्म नहीं किया तो इसमें भला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। मतलब डिलेड परफॉर्मेंस प्रॉमिसर ने की है। किसने? प्रॉमिसर ने डिलेड परफॉर्मेंस की है, लेकिन ये वॉइडेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि डिलेड परफॉर्मेंस प्रॉमिसी एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है। ठीक है, अलबत्ता कानून उसे ये हक देता है कि चलो ऐसा है कि इस डिलेड परफॉर्मेंस की कॉम्पनसेशन तुम ले सकते हो। किससे? प्रॉमिसर से। ठीक है, ये डिलेड परफॉर्मेंस की वजह से अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ है तो उसकी कॉम्पनसेशन या डैमेजेस तुम ले सकते हो। ठीक है, कानून इसकी इजाजत देता है। ठीक है, लेकिन एक काम जो प्रॉमिसी नहीं कर सकेगा वो भला क्या है? डिलेड परफॉर्मेंस रिजेक्ट नहीं कर सकता। वजह गैस करें, रीजन? जो टाइम फैक्टर था वो एसेंस नहीं था, मतलब कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं था। इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते, डिलेड परफॉर्मेंस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अलबत्ता आपको मुतबादल के तौर पे एक हक दे दिया गया है। वो क्या? कि आप कॉम्पनसेशन ले सकते हैं इन केस अगर आपको कोई नुकसान हुआ है। डन हो गया जी? अच्छा, इसके बाद इसके एग्जांपल से समझ लें। मसलन 15 तारीख को गुड्स डिलीवर करनी थी, प्रॉमिसर ने 15 तारीख तय थी, लेकिन इस तारीख के बारे में ये डिसाइडेड नहीं था कि ये एसेंस भी है, ना एक्सप्रेसली ना इम्प्लाइडली। बस इतना ही था कि 15 को आपने गुड्स डिलीवर करनी है। अब 15 को गुड्स डिलीवर नहीं हुई, 20 को हो गई, और प्रॉमिसी
के लिए चूंकि टाइम एसेंस नहीं था, लिहाजा अब क्या करना पड़ेगा, प्रॉमिसी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अलबत्ता अगर वो ये साबित कर दे कि इस डिले की वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान की कॉम्पनसेशन वो ले सकता है उस प्रॉमिसर से। मसलन नुकसान क्या हो सकता है, ये हो सकता है ना कि वो ये साबित कर दे कि देखें मैंने ये गुड्स रिसीव करके आगे किसी और को बेचने का वादा किया हुआ था और मेरी उससे मिसकमिटमेंट हुई है, और इस मिसकमिटमेंट की वजह से वो मुझे सू करेगा, मुझे ये नुकसान हो गया। तो इस किस्म की सिचुएशन, तो अपना नुकसान आप प्रूव कर दें तो उतने डैमेजेस आप उससे ले लें प्रॉमिसर से। ओके हो गया, बताएं। अच्छा, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिलेड परफॉर्मेंस। मतलब कि अगर जो प्रॉमिसी है, इधर तवज्जो करें जरा, अगर बोलें प्रॉमिसी डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करता है, अगर प्रॉमिसी डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस सूरत में अगर वो ये चाहता है कि इस डिले के मुझे डैमेजेस मिलें, ये जो डिले हुआ है मैं इसके डैमेजेस लेना चाहता हूँ, तो फिर लॉ की एक रिक्वायरमेंट है आप ऐसा करें, जिस लम्हे आप डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहे थे उस लम्हे उस वक्त आप प्रॉमिसर को बता दें, उसके नॉलेज में ले आए, उसके नोटिस में ले आए क्या चीज़, साहब डिलेड परफॉर्मेंस में तुमसे एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन इस डिले के मैं तुमसे डैमेजेस लूंगा। कुछ समझ आई? तो अगर तो डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हुए प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर के नॉलेज में ये बात ले आई थी, तो इस सूरत में तो फिर प्रॉमिसी बाद में कॉम्पनसेशन डैमेजेस ले सकता है प्रॉमिसर से। और इसका वाइस वर्सा आप गैस करेंगे, इसका वाइस वर्सा क्या होगा? इसके सर वो कह रहे हैं कि आपकी रूम 30 में क्लास है, तो ये नेक्स्ट वाली है, ये वाली यहाँ से मिला। ठीक ठीक, क्या बात हो रही थी हमारी? और अगर प्रॉमिसी ने डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हुए प्रॉमिसर को ये नहीं बताया, उसके नोटिस में ये बात नहीं लाई कि मैं आपसे डैमेजेस लूँगा, ये कॉम्पनसेशन लूँगा, तो इस सूरत में फिर प्रॉमिसी कॉम्पनसेशन या डैमेजेस नहीं ले सकता प्रॉमिसर से। ये है आपका पैराग्राफ, ये वाला। ठीक है जी, ये चीज़। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें ये 2 एग्जाम्पल्स और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको मैं। ओके हो गया? तो इसको आप डिटेल से पढ़ भी लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेना, कहीं पे कुछ पूछना हो तो फिर पूछ लेना, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफिज़।